संतापुर गांव में बिंदु नाम की एक महिला पापड़ बेचकर अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन बिंदु पापड़ बेच रही थी कि तभी बिंदु के पास गांव का व्यक्ति राकेश आकर बोला, बिंदु दीदी, लगता है हमारे गांव में स्कूल अब कभी नहीं खुलेगा। ये क्या कह रहे हो तुम राकेश? बिल्कुल सही कह रहा हूँ दीदी। सरकार की तरफ से कुछ लोग गांव में विद्यालय खोलने के लिए गांव आए थे, पर उन्हें विद्यालय खोलने के लिए जो स्थान पसंद आया वो मुखिया का इलाका निकला। अरे राकेश, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि मुखिया ने स्कूल खोलने के लिए अपनी जमीन देने से सरकार को मना कर दिया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। मैं इस बारे में मुखिया जी से जरूर बात करूंगी। शाम को बिंदु अपने सारे पापड़ बेचकर अपने घर आ गई। उसका 10 वर्षीय पुत्र चंपक बिंदु से बोला, माँ, मैं कब से आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे भी और बच्चों की तरह विद्यालय पढ़ने जाना है। बेटा, सोचा था कि अपने गांव में विद्यालय खुल जाएगा तो मैं तुझे विद्यालय में पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। लेकिन माँ, मैं और बच्चों की तरह दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ने के लिए क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हमें दूसरे गांव में जाने के लिए नाव की आवश्यकता होती है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें रोज नाव से भेज सकूं। चंपक उदास होते हुए अपनी माँ की ओर देखकर कहता है, माँ, अगर आज पिताजी होते तो मुझे जरूर पढ़ने के लिए भेजते। चिंता मत कर बेटा, एक ना एक दिन मैं तुझे पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी। अगले दिन बिंदु अपने पड़ोस में रहने वाली अंजना ताई के यहाँ पर पहुंच गई। क्या बात है बिंदु, आज गांव में पापड़ बेचने नहीं गई क्या? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है ताई। आप तो जानती हैं कि मेरे बेटे चंपक को विद्यालय में जाने का कितना शौक है। वो पढ़ना चाहता है। सोचा था गांव में सरकारी विद्यालय खुल जाएगा तो अपने चंपक को वहां पर पढ़ने के लिए भेज दूंगी, मगर मुखिया जी ने सरकारी विद्यालय को अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया है। अब तुझे क्या बताऊं बिंदु, सारे गांव का यही हाल है। अरे गांव में जो अमीर लोग हैं वो तो अपने बच्चों को दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब हम गरीबों के पास भला नाव का किराया कहाँ है? अरे अगर दूसरे गांव का रास्ता कच्चा भी होता तो भी हमारे गरीबों के बच्चे पैदल ही चले जाते, मगर हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। दूसरे गांव जाने के लिए हमें तालाब को पार करना पड़ता है। बात तो आपकी सही है ताई, लेकिन हम गरीब लोग आखिर कब तक हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठे रहेंगे? अगले दिन बिंदु मुखिया के घर पर जाती है। बिंदु को देखकर मुखिया मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है बिंदु, अगर पापड़ बेचने मुझे आई हो तो मैं पापड़ को खाना पसंद नहीं करता। बोलो क्या बात करनी है? मुखिया जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है? मुखिया जी, मैंने सुना है कि सरकार की तरफ से कुछ लोग आपके पास आए थे। हाँ बिंदु, तुमने सही कहा। वो मूर्ख सरकारी विद्यालय खोलने के लिए मेरी ही जमीन मांग रहे थे। मुखिया जी, आप तो गांव के मुखिया हैं। अगर आप उन्हें अपनी थोड़ी सी जमीन दे देंगे तो यहाँ पर एक विद्यालय खुल जाएगा। गांव के वो बच्चे जिनके माता पिता गरीब हैं, जो दूसरे गांव में बने विद्यालय भेजने के लिए नाव का किराया नहीं चुका सकते, उन्हें कितनी आसानी हो जाएगी। यही तो हम नहीं चाहते बिंदु। आप कहना क्या चाहते हैं? बिंदु, ये राजनीति की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि अगर गांव के सभी गरीब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएंगे तो फिर हम जैसे बड़े लोगों के खेत पर काम कौन करेगा? अब तुम खुद का ही उदाहरण ले लो। अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाती तो क्या तुम गांव में पापड़ बेचती? फिर हम गांव वाले पापड़ किससे खरीदते? मुखिया की बात सुनकर बिंदु क्रोधित हो जाती है। ये गलत है मुखिया जी, आपकी इस तरह की सोच गरीबों के लिए घातक है। तुम्हें जो समझना है समझ लो बिंदु।
एक बात और बिंदु, तुम बिल्कुल अपने पति की तरह बातें करती हो। वो भी कुछ इसी तरह से बातें किया करता था। बेचारा समय से पहले ही संसार को अलविदा कह गया। बिंदु, तुम एक विधवा हो, तुम्हारा एक 10 वर्षीय पुत्र है, तुम्हारा पापड़ का धंधा अच्छा चल रहा है। बेहतर होगा कि अपना मन पापड़ बेचने में लगाओ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। बिंदु क्रोधित होकर मुखिया के घर से चली गई। शाम को बिंदु पापड़ बेचकर अपने घर पर जा रही थी कि तभी नदी के किनारे उसके कानों में किसी व्यक्ति की आवाज आई। क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? बिंदु ने पलट कर देखा तो सामने एक साधु खड़े थे जो बिंदु को देखकर मुस्कुरा रहे थे। साधु के चेहरे पर तेज झलक रहा था। आप तो दिखने में कोई संत लगते हैं। मैं संत ही हूँ। मैं गांव में पापड़ बेचने का काम करती हूँ। इस समय सिर्फ 2 या 3 पापड़ बचे हैं। अगर इसे खाने से आपकी भूख मिट सकती है तो ये लीजिए। संत बिंदु के हाथ से पापड़ लेते हुए बोले, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा क्रोध झलक रहा है और तुम्हारा मन अंदर से उदास भी है। बिंदु सारी घटना संत को बताते हुए कहती है, अब आप ही बताइए, क्या हम गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं है? संत बिंदु की ओर गौर से देखकर कहते हैं, जानती हो तुम्हारे गांव का नाम संतानगर क्यों पड़ा? नहीं। क्योंकि वर्षों पहले तुम्हारा गांव संतों की भूमि थी। तब यहाँ पर दूर दूर से गांव के लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए संतों के पास ही आया करते थे। समय बीतता गया और संत इस गांव को छोड़कर जंगलों की तरफ चले गए। मगर कितनी अजीब बात है कि संतों के इस गांव में आज एक भी विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं है। कल तुम गांव में बेचने के लिए पापड़ मत बनाना, बल्कि उन कच्चे पापड़ों को ठीक इसी समय लेकर इस स्थान पर आ जाना। इतना बोलकर वो संत वहां से चले गए। अगले दिन बिंदु को घर पर देखकर चंपक कहता है, क्या बात है माँ, आज पापड़ नहीं बनाओगी? बिंदु अपने बेटे को सारी घटना बताती है। मुझे तो वो कोई चमत्कारिक संत लगते हैं बेटा। आपने सही कहा, लेकिन उन्होंने आपको पापड़ बनाने के लिए क्यों मना किया? पता नहीं, अब ये तो आज शाम को ही पता चलेगा। शाम को बिंदु पापड़ बनाने का सारा सामान लेकर नदी के किनारे पहुंच गई। वो संत नदी के किनारे बैठकर बिंदु का ही इंतजार कर रहे थे। संत बिंदु की ओर देखकर कहते हैं, अब इन कच्चे पापड़ों की एक नाव बनाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? जो बोला है वो करो। मैं तुम्हारी प्रतिभा को जानता हूँ कि तुम पापड़ को कोई भी रूप दे सकती हो। संत के कहने पर बिंदु पापड़ की एक नाव तैयार करने में जुट गई। बिंदु ने एक पापड़ की नाव तैयार कर ली। जैसे ही उस संत ने पापड़ की नाव को हाथ लगाया, अचानक पापड़ की नाव का आकार एक विशाल नाव में परिवर्तित हो गया। ये देखकर बिंदु आश्चर्य से संत की ओर देखकर बोली, ये तो बिल्कुल असली नाव लग रही है। ये असली नाव से भी ज्यादा अच्छा काम करेगी। और हाँ, तुम्हारी ये पापड़ की नाव अपने आप चलेगी और तुम इसे जहां जाने का आदेश दोगी ये वहां जाएगी। अगले दिन बिंदु अपने बेटे चंपक को लेकर अपनी पापड़ की नाव से सीधे दूसरे गांव में बने हुए विद्यालय में पहुंच गई और सारी घटना प्रिंसिपल को बताती है। हमें पढ़ने वाले बच्चों की ही आवश्यकता है। पढ़ने वाले बच्चे ही अपने भविष्य के साथ साथ दूसरे का भी भविष्य सुधारते हैं। बिंदु का बेटा उस दिन के बाद पापड़ की नाव से स्कूल आने जाने लगा। बिंदु की पापड़ की नाव सभी गरीब गांव वालों के लिए मुफ्त थी और यही बात मुखिया को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि तभी गांव का जमींदार मुखिया के पास आकर बोला,
क्या हुआ मुखिया जी? आखिर ऐसी क्या आफत आ गई कि आपने मुझे अपने घर की बजाय अपने खेत में ही बुला लिया? मेरे खेत को देख रहे हो जमींदार? हाँ, देख रहा हूँ। तुम्हें इतने बड़े खेत में कौन नजर आ रहा है? मैं और आप। यही दिखाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मूर्ख जमींदार, कुछ समय पहले मेरे खेत में ना जाने कितने गरीब बच्चे काम किया करते थे, मगर अब वो सब के सब विद्यालय में पढ़ने जाने लगे हैं। और ये सब कुछ हुआ है बिंदु की पापड़ की नाव की वजह से। अगर ऐसा ही हाल रहा जमींदार, तो ये पूरा गांव शिक्षित हो जाएगा और हम दोनों के हाथ में कटोरा आ जाएगा। अरे जब सभी बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएंगे, तो फिर हमारे और तुम्हारे खेतों में काम कौन करेगा? बात तो तुमने मेरे मतलब की है मुखिया, लेकिन इसका उपाय क्या है? जहां तक मैं जानता हूं, तो हमारे गांव में अमीरों की कम और गरीबों की संख्या ज्यादा है, और सारे गरीब इस समय बिंदु के ही पक्ष में हैं, क्योंकि वो उन सबसे अपनी पापड़ की नाव में बैठने का किराया नहीं लेती। पहले तो वो सिर्फ उनके गरीब बच्चों को ही अपनी पापड़ की नाव से विद्यालय तक छोड़ती थी, मगर अब तो उसकी पापड़ की नाव से गांव के लोग दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए भी जाने लगे हैं। बिंदु ने हमारे नाव के धंधे को भी बेकार कर दिया है। अब हमारी नाव में कोई कुत्ता तक नहीं बैठता। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, इसका उपाय क्या है? उपाय है जमींदार। कल सुबह हम सारे गांव वालों के सामने बिंदु की पापड़ की नाव को तोड़ देंगे। बिंदु की पापड़ की नाव टूट जाएगी और गांव वालों के दिलों में दोबारा हम दोनों का खौफ भी बैठ जाएगा। अगली सुबह मुखिया और जमींदार नदी के किनारे पहुंच गए। मुखिया और जमींदार को एक साथ देखकर बिंदु बुरी तरह से चौंकती हुई कहती है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी पापड़ की नाव को चकनाचूर करने आए हैं। बातें मत करो मुखिया, इसकी नाव को हथौड़े से तोड़ दो। चिंता क्यों करते हो जमींदार? इसकी नाव पापड़ की है, इसे तोड़ने के लिए हमारे हाथ ही काफी हैं। मुखिया ने बिंदु की पापड़ की नाव को हाथ लगाया ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहीं संत प्रकट हो गए और क्रोध भरी नजरों से मुखिया और जमींदार की ओर देखते हुए बोले, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें क्या लगा था कि तुम दोनों इस पापड़ की नाव को इतनी आसानी से तोड़ दोगे? जानते हैं, जब हम दोनों को पता चला था कि ये पापड़ की नाव असली नाव से ज्यादा अच्छा काम कर रही है, तभी हमें संदेह हुआ था कि इसमें जरूर किसी न किसी चमत्कार का हाथ है। और तुम मूर्ख उसके बाद भी यहाँ चले आए। तुम दोनों ने बहुत वर्षों तक इन बेचारे गांव वालों को अशिक्षित रखा है, और इसके लिए मैं तुम्हें एक अनोखा दंड दूंगा। इतना कहकर संत जमींदार और मुखिया को घूर कर देखने लगे। अचानक मुखिया और जमींदार पापड़ में परिवर्तित हो गए और एक धमाके के साथ वो दोनों पापड़ की नाव बन गए। अब तुम सबके पास एक नहीं बल्कि 3 पापड़ की नाव है। इतना बोलकर संत वहां से गायब हो गए और इस तरह से गांव वालों को पापड़ की नाव के साथ साथ मुखिया और जमींदार से छुटकारा भी मिल गया। उज्जैन की प्रसिद्धि देश की सीमा से पार विदेशों तक फैल जाती है और उज्जैन में विदेशी पर्यटकों का आना जाना शुरू हो जाता है। इन्हीं पर्यटकों के साथ देवस्थान का विदेशी राजदूत भी उज्जैन में आकर महाराज से मिलता है। महाराज की जय हो। मैं देवस्थान का राजदूत आपकी सेवा में अपने महाराज का संदेशा लेकर आया हूँ। देवस्थान राज्य उज्जैन नगरी के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहता है। इन संबंधों की शुरुआत के लिए हमारे महाराज ने आपकी सेवा में एक सोने की नाव भेंट की है। क्या? सोने की नाव? सचमुच वो सोने की नाव होगी? कहाँ है सोने की नाव? नाव शिप्रा नदी के तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हम आपके महाराज के इस तोहफे से बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। हम आपके राज्य से अवश्य दोस्ती करेंगे।
महाराज, आप उचित समझे तो चलकर सोने की नाव को देख लें। हाँ महाराज, हम भी यही चाहते हैं कि आप इस सोने की नाव में बैठकर उसका सम्मान बढ़ाएं। ठीक है, हम नाव की सवारी अवश्य करेंगे, लेकिन कालजयी के साथ। महाराज, कालजयी को दरबार में आने की सूचना दी थी, लेकिन वो नहीं आया। शायद वो इससे खुश नहीं है। क्या मतलब? कालजयी नहीं चाहता कि कोई आपको सोने की नाव तोहफे में दे। ऐसा नहीं है सेनापति जी, आपने अभी तक कालजयी को समझा नहीं है। आइए महाराज, नाव में बैठिए। सचमुच ये तो सोने की नाव है, कितनी सुंदर है। आओ कालजयी, हम सोने की नाव का आनंद लेते हैं। क्षमा करें महाराज, आप इस सोने की नाव का आनंद लीजिए। आइए राजदूत, आप भी आइए। काश हम भी इस सोने की नाव में बैठकर नदी की सैर करते। कालजयी, तुम महाराज के साथ क्यों नहीं गए? ये सोने की नाव महाराज को तोहफे में मिली है, इसीलिए इस पर महाराज का ही अधिकार है। अरे अरे, ये क्या, अचानक तूफान आ गया? अरे वो देखो, महाराज की नाव पलट रही है। महाराज डूब रहे हैं। अरे कोई उन्हें बचाओ, नदी में कूदो, महाराज को बचाओ। जल्दी करो, महाराज की जान को खतरा है। कालजयी, तुम यहाँ मूर्ति बने खड़े हो, महाराज के प्राण संकट में हैं। होनी को कौन टाल सकता है मंत्री जी? वो देखिए, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। नदी में सैनिक महाराज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन महाराज कहीं दिखाई नहीं देते। महाराज की मृत्यु की खबर से पूरा उज्जैन शोक में डूब जाता है। हर कोई दुखी होता है। राजमहल से लेकर नगर की चौपाल तक विलाप सुनाई देता है। सभी इस अनहोनी घटना और उस मनहूस सोने की नाव की चर्चा करते हैं। सचमुच वो सोने की नाव मनहूस थी। तुमने सही कहा, सोना हर किसी को नहीं फलता। सोना लालच का भी तो प्रतीक है। महाराज को सोने की नाव में बैठने की क्या आवश्यकता थी? भैया, राजे महाराजे सोने चांदी में ही खेलते हैं, उनके लिए भला बुरा कुछ नहीं होता। नतीजा देख लिया ना, आज हमारे महाराज हमें छोड़कर चले गए। भाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमारे विश्वास करने ना करने से क्या होगा? महाराज की जीवन लीला तो समाप्त हो गई। आश्चर्य की बात है, नदी से उनका शरीर भी नहीं मिला। इसमें ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि सोने की नाव और विदेशी राजदूत दोनों नहीं मिले। इस पूरी घटना में कालजयी ने कुछ नहीं किया। हाँ भैया, कालजयी उस समय नदी के तट पर ही मौजूद थे, फिर भी उसने ऐसी अनहोनी घटना हो जाने दी। समय बड़ा बलवान है, होनी को कौन टाल सकता है? तुम ठीक कह रहे हो। अब उज्जैन को कौन संभालेगा? मतलब हमारा अगला राजा कौन होगा? आज से उज्जैन के राजा हम होंगे। सेनापति, पूरे राज्य में ये संदेशा पहुंचा दो। हर गांव, हर बस्ती में मुनादी करवा दो। मेरे नाम का ऐलान करा दो, मेरे नाम का डंका बजा दो। आज से मैं उज्जैन का राजा। मंत्री जी, हम आपके इस निर्णय से सहमत नहीं है। आप उज्जैन के साथ धोखा कर रहे हैं। सेनापति जी, महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम उज्जैन के राजा बनकर प्रजा का भला करना चाहते हैं। मेरा संदेह कालजयी पर है। महाराज की मृत्यु में उसका हाथ हो सकता है, इसीलिए उसे तुरंत बंदी बनाकर चौराहे पर मृत्यु दंड दिया जाए। जाओ सेनापति, कालजयी को पकड़ कर लाओ। कालजयी तुम्हारे सामने है। कालजयी, महाराज, महाराज तो जीवित हैं। सेनापति, गिरफ्तार कर लो दोनों को। सेनापति, इस गद्दार को बंदी बना लो। महाराज तेज प्रताप की जय हो। जय जयकार मेरी नहीं, कालजयी की करो, जिसने मुझे इस षड्यंत्र से जीवित बचा लिया। महाराज, आपको इस षड्यंत्र की भनक कैसे लगी? षड्यंत्र की भनक मुझे नहीं, कालजयी को लग गई थी। मैं तो उस सोने की नाव को तोहफे में पाकर खुश हो गया था। सोने के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। कालजयी, तुमने महाराज को इस षड्यंत्र से कैसे बचाया? सेनापति जी, मैंने उस विदेशी राजदूत और उस गद्दार मंत्री की बात सुन ली थी।
मैंने महाराज को सतर्क करना चाहा, लेकिन उस समय किसी ने मेरी बात नहीं मानी। तब मैंने महाराज को बचाने की योजना बना ली। सोने की नाव में बैठने से पहले कालजयी ने मुझे चेतावनी देकर मेरी आंखें खोल दी थी। फिर कालजयी ने अपने जादू से मुझे वहां से गायब कर दिया और मेरे हम शक्ल जादुई राजा को उस राजदूत के साथ नाव में बिठा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा है। इसका मतलब नदी में जो डूबा है वो आपका हम शक्ल जादुई राजा था? हाँ, जादुई राजा के साथ वो गद्दार विदेशी राजदूत भी डूबकर मर गया। ऐसा करने से इस मंत्री का विद्रोह भी सामने आ गया। सेनापति, कल चौराहे पर इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। आज की इस घटना ने मुझे यह सिखाया है कि राजा हो या रंक, उसे लालच नहीं करना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति से कीमती तोहफा भी नहीं लेना चाहिए और तोहफा लेने से पहले उसकी नीयत, उसका मकसद जान लेना चाहिए। हमने सोने की नाव लेने से पहले ये सावधानियां नहीं बरती, इसलिए ऐसी अनहोनी घटना हमारे साथ हो गई। अब हम शपथ लेते हैं कि आगे से किसी भी अनजान या धनवान व्यक्ति से मूल्यवान तोहफा नहीं लेंगे, लेकिन कालजयी को सबसे मूल्यवान तोहफा जरूर देंगे। पारमपुरी नाम का एक गांव था जहां पर मंजोत अपनी पत्नी ऋचा के साथ रहता था। मंजोत गांव में लकड़ी काटकर लोगों के घर बनाता था और मरम्मत भी किया करता था। मंजोत दिल का साफ इंसान था। सारे गांव वाले उसे अच्छा मानते थे। जो मजा लोगों के घर बनाने में है, वो आनंद और किसी भी चीज में नहीं है। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही। बारिश के महीने में काम जो इतना मिल रहा है आपको, इसीलिए इतने खुश हैं आप। हाँ हाँ, काम मिल रहा है तो क्या, लोगों के घरों को बारिश से बचाना काम है मेरा। तुम ही लोगों का अच्छा करते रहते हो, मगर गांव वाले तो जरा भी अच्छे नहीं हैं। आए दिन चोरी की खबरें, जमींदारनी का प्रधान से जलना, एक दूसरे से ईर्ष्या रखना, लोगों के पीठ पीछे बुराइयां करना, यही सब चलता रहता है गांव में। अगर सब बुरा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उनके साथ बुरा ही करें। अच्छा छोड़ो, मैं निकलता हूँ, मुझे आज प्रधान जी का नया घर बनाना है। मंजोत कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचता है और पेड़ काटने लगता है। आज तो लगता है कि ये पूरा दिन इस पेड़ को काटने में ही चला जाएगा। जल्दी से पेड़ की लकड़ियां काट लेता हूँ, फिर प्रधान जी का नया घर बनाना शुरू करूंगा। जंगल में बारिश होने लगती है और आसमान से एक इंसान नीचे आता है, जिसके बाएं हाथ में एक छोटा बादल था। जी, आप कौन हैं? मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस इतना जान लो कि मैं बारिश की ओर से आया हूँ और जल्दी ही गांव में बाढ़ आ जाएगी, जिस वजह से ना कोई घर में रह पाएगा और ना ही कोई घर के बाहर। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो जमीन पर पैर रख पाएगा। मगर क्यों? ऐसे तो सब मर जाएंगे। इस गांव के लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। एक तुम ही यहाँ पर हो जो सबसे ज्यादा नेक दिल हो। ध्यान से सुनो, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एक बड़ा जहाज तैयार करो और जितने लोग उसमें आ सकते हैं उतने लोगों को अपने जहाज में बिठा लो। मेरे हाथ में जो बादल का कर्ण है, ये जल्दी ही काले बादल में बदल जाएगा और सुनामी की लहर इस गांव को अपने साथ ले जाएगी। मगर मैं इतना बड़ा जहाज इतनी जल्दी कैसे बनाऊंगा? बरसात की ओर से आया हुआ व्यक्ति मंजोत को एक बड़ी सोने की कुल्हाड़ी देता है। इससे तुम एक बार में ही पेड़ काट सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही इस्तेमाल करना। इसे छूते ही तुम्हारे पास अति मानव लकड़हारे की शक्तियां आ जाएंगी। जाओ और जो मैंने कार्य सौंपा है उसे पूरा करो। मंजोत प्रधान को जाकर सारी बातें बता देता है। अगर ऐसा है तो तुम जहाज बनाना शुरू कर दो। मैं सारे गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें ये खबर सुनाता हूँ। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
मंजोत जंगल में जाता है और उस कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगता है। मंजोत बड़ी सी जहाज बनाना शुरू कर देता है और दूसरी ओर प्रधान गांव वालों की बैठक बुलाकर उन्हें सारी बातें बताता है। अच्छा, तो अब ये प्रधान जी कुछ नया नाटक लेकर आए हैं। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करती हूँ। ये नाटक नहीं है, ये सच है। तुम खुद अपनी आंखों से देख सकती हो कि बारिश कई दिनों से रुक ही नहीं रही है। 1 हफ्ते बाद ये गांव पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। गांव वाले प्रधान की बात मान लेते हैं, मगर जमींदारनी जहाज में बैठने से मना कर देती है और सिर्फ 1 हफ्ते बाद मंजोत एक बड़ी जहाज बना लेता है। जमींदारनी को छोड़ प्रधान और गांव के लोग जहाज में चढ़ जाते हैं। गांव में सन्नाटा सा छा जाता है। फिर एक बड़ी लहर गांव में प्रवेश करती है। देखो देखो, पानी की लहर पूरे गांव को नष्ट करने के लिए आ गई है। मगर हम सबको इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये जहाज बचा लेगा। जमींदारनी जहाज की तरफ चली आती है। अरे रुको, रुको मेरे लिए, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मंजोत जमींदारनी को भी जहाज में ले लेता है और सुनामी पूरे गांव को अपने अंदर समेट लेती है। बाल बाल बच गई मैं। जमींदारनी जहाज को देखती है और स्थिर रह जाती है। ओह, ये कितनी बड़ी जहाज है, मगर यहाँ पर इतनी सारी लकड़ियां क्यों रखी हुई हैं? मंजोत गांव वालों से कहता है, गांव वालों ध्यान से सुनो, इन लकड़ियों को मैंने आप लोगों के लिए जमा किया है। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं जहाज में आप लोगों के लिए घर बना सकूं। वाह मंजोत, तुम ना होते तो हमारा क्या होता। सबके घर समानता से बनाए जाएंगे। घर में रहने वाले परिवार के हिसाब से घर को बनाया जाएगा। जी, अगर घर में कम सदस्य रहते हैं तो उनके लिए एक छोटा घर बनाया जाएगा और अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो बड़ा घर बनाया जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे ज्यादा जमीनें इस जहाज में चाहिए। गांव में मेरे जमीन ज्यादा थे। चुप रहो, ये गांव नहीं है जहां जो चाहो वो करो। किस हक से तुम बड़ा घर मांग रही हो? मंजोत ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हाँ हाँ, अभी तुम जमींदारनी नहीं हो, एक आम इंसान हो हमारी तरह। सब अपना अपना घर बनाने लगते हैं और जमींदारनी असलियत को पचा नहीं पाती है। एक समय था जब मेरे पास बेमिसाल दौलत और शोहरत थी। जमीनों की कभी कमी नहीं थी। खेतों का खान पान भी बढ़िया था। सब इज्जत से पेश आते थे। ये सब एक ही बार में मेरे हाथ से चला गया। सब इस सुनामी की वजह से। अब सब लोग सिर्फ उस मंजोत और प्रधान को ही इज्जत देते हैं। मुझे कुछ करना होगा। तभी जमींदारनी का पुराना कर्मचारी वीरू उसके पास आता है। आओ वीरू आओ, क्या हुआ? जब से जहाज में आए तब से मिलने नहीं आए। काम वगैरह नहीं करना है क्या? चल बता, ये मंजोत के कुल्हाड़ी का क्या चक्कर है? जी, मंजोत के पास कुल्हाड़ी है तो उसके पास अति मानव की शक्तियां आ जाती हैं। और तो और मैंने तो ये भी देखा है कि उस कुल्हाड़ी से जब पेड़ को काटा जाता है तो वो पेड़ फिर से उग जाता है और फल भी देने लगता है। और मालकिन जी, रही बात काम की, तो मैं आपके लिए अब आगे से काम नहीं करने वाला। इतना कहकर वीरू वहां से चला जाता है और दूसरी ओर प्रधान और मंजोत जहाज में सबके लिए बराबरी का घर बना लेते हैं। जमींदारनी को भी एक घर मिलता है जो सिर्फ एक इंसान के रहने बराबर ही होता है। नहीं नहीं, मैं कभी यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा घर इससे काफी बड़ा था। इस घर में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। मुझे सब वापस लेना होगा। मैं उस मंजोत से सब छीन लूंगी। मंजोत और प्रधान जहाज पर बची लकड़ी को काट रहे थे। तभी जमींदारनी हाथ में लड्डू लेकर वहां पहुंचती है। प्रधान और मंजोत, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गांव वाले और मेरी मदद करने के लिए। मुझे नया घर देने के लिए भी शुक्रिया। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए लड्डू लेकर आई हूँ।
लीजिए, खाइए ना। वाह, आज इस जहाज के गांव में नया चांद कैसे खिल गया। बहुत खुश लग रही हो जमींदारनी। हाँ हाँ, हम भी खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो लाइए, दीजिए लड्डू। प्रधान और मंजोत लड्डू खा लेते हैं। खा के थोड़ी ही देर में वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। और जमींदारनी मंजोत की कुल्हाड़ी को चुरा लेती है और अपने घर के पास आ जाती है। अब आएगा मजा। मैं अपना घर इस जहाज में सबसे बड़ा बनाऊंगी। फिर से एक बार मेरा डंका बजेगा। गांव में एक बार फिर लोग मेरी इज्जत करेंगे और मेरे नीचे काम करेंगे। जमींदारनी कुल्हाड़ी लेती है। ये कुल्हाड़ी तो काफी शक्तिशाली है। इसे पकड़कर मानो मुझ में अलग सा बल आ गया हो। अब आएगा मजा जब मैं दूसरों के घर भी इस कुल्हाड़ी के दम से लूटने लगूंगी। जमींदारनी आजू बाजू के सारे घर तोड़ देती है और उनके घर की लकड़ियों से खुद का एक महल बनाना शुरू कर देती है। दूसरी ओर मंजोत और प्रधान जब होश में आते हैं, गांव का तब तक काया ही पलट जाता है। जहाज में जमींदारनी का महल बन जाता है। प्रधान और मंजोत जमींदारनी से मिलते हैं। जमींदारनी, ये सब तुम क्या कर रही हो? क्या तुम समय को आंक नहीं पाती हो? ये समय अपने स्वार्थ के लिए काम करने का नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी आपने मुझसे चुराई है। वो मेरी कुल्हाड़ी है, मुझे वापस कर दीजिए। नहीं, ये कुल्हाड़ी मुझे बरसात की ओर से आए व्यक्ति ने दी है और कहा है कि मैं इससे जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं वो सब बनाऊंगी इस जहाज में जो एक समय पर मेरा हुआ करता था। चलो, मुझे और भी काम है, मैं निकलती हूँ। जमींदारनी वहां से निकल जाती है। झूठ, ये साफ झूठ कहा जमींदारनी ने। ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। मैं जानता हूं मंजोत, और मुझे विश्वास है कि जिसने तुम्हें ये कुल्हाड़ी दी थी वो ये सब देख रहा है और वही जमींदारनी को उसके किए का जवाब देगा। तभी आसमान में बिजली गरजने लगती है। बादल काले हो जाते हैं और बरसात की ओर से आया आदमी फिर अपने हाथ में बादल का कण लिए प्रकट होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने ये कुल्हाड़ी मंजोत को दी थी, तो ये मुझे अभी किसी लालची के हाथ में क्यों दिखाई दे रही है? भीग गया सारा गांव, मगर फिर भी तुम एक बात ना समझी। जाओ, तुम्हारे बड़े खेत और मकान जिसे तुम इतना चाहती हो, अब मैं देखता हूँ कि तुम अब सब लेकर जो तुम्हारा था क्या पाती हो। मगर मेरा घर और खेत गांव में है और गांव पूरे तरीके से पानी में है। जमींदारनी के हाथ से कुल्हाड़ी गायब हो जाती है और उसे वो बारिश का व्यक्ति जहाज से बाहर निकाल देता है। अगली सुबह कुल्हाड़ी मंजोत के घर पर होती है। प्रधान और मंजोत गांव में फिर से सबके घर बराबरी से बना लेते हैं और आगे से सब खुशहाली से जहाज के गांव में रहने लगते हैं। मालपुरा गांव में दिनेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह लकड़ी का काम करता था और उसी में मस्त रहता था। उसी गांव में एक बहुत अमीर जमींदार भी रहता था। उसका भी दिनेश की उम्र का एक बेटा था। उसका नाम तरुण था। तरुण को अपने बाप के पैसों का बहुत घमंड था और वह अक्सर एरोप्लेन में बैठकर नई नई जगहों की सैर करने का शौकीन था। वह जब किसी नई जगह की सैर करके गांव लौटता था तो गांव वालों के आगे बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता था। एक दिन तरुण अपनी कार रोककर गांव वालों से बात करता है। राम राम छोटे जमींदार, कहाँ घूमने आए हैं? जहाँ अमीर लोगों को घूमना चाहिए। एरोप्लेन में बैठकर बादलों की सैर करके आया हूँ। कभी देखा है तुमने एरोप्लेन? हाँ, जमीन पर खड़े होकर आसमान में उड़ते हुए कई बार देखा है। हम तो एरोप्लेन जमीन से आसमान में उड़ते हुए ही देख सकते हैं। तुम गरीब बैलगाड़ी छाप और कर भी क्या सकते हो? तरुण गरीब गांव वालों पर यह ताना कसकर निकल जाता है, मगर गरीब गांव वालों को उस घमंडी तरुण पर गुस्सा आता है। घमंडी जमींदार का बेटा हमेशा गरीबों को नीचा दिखाने पर लगा रहता है, मानो उस उड़ने वाले जहाज में बैठने वाला दुनिया का यही अकेला आदमी हो। घमंडी हाथी है ससुरा, तभी तो इतनी लंबी नाक है। पर हम भी चींटी हैं, चींटी। इसकी लंबी नाक में घुस जाएं
तो इसकी नाक में दम कर देंगे, निकम्मा कहीं का। एक दिन दिनेश का बेटा राका उससे लकड़ी का छोटा एरोप्लेन बनवाने के लिए जिद कर रहा होता है। पापा पापा, हमारे लिए लकड़ी का एरोप्लेन बना दो, हमें एरोप्लेन से खेलना है। नहीं नहीं, एरोप्लेन से खेल कर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए बैलगाड़ी बना देता हूँ। दिनेश की यह बात सुनकर उसकी पत्नी आशा को गुस्सा आ जाता है और वह दिनेश को खरी खोटी सुनाने लगती है। आप भी कमाल करते हो जी, बच्चा एरोप्लेन बनाने को कह रहा है और आप बैलगाड़ी बनाने पर अड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? कहीं बच्चा एरोप्लेन से गिरकर चोट न खा ले, इसीलिए नहीं बना रहा हूँ। ये कहो ना कि जमींदार के बेटे से डरते हो, कहीं उसने तुम्हारे बेटे को एरोप्लेन से खेलते देख लिया तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। यह सुनकर दिनेश में थोड़ा जोश पैदा हो जाता है और वह जमींदार के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा लेता है। क्या मैं उससे डरता हूँ? वो नाराज होकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? दिनेश यह कह रहा था कि तभी वहाँ बसंती आ जाती है। आशा, बहन पेट में अफारे की दिक्कत है, कहो तो इलाज कर लूं? कर लो बसंती बहन। सुना है वो जमींदार का घमंडी बेटा शादी करने वाला है और शादी से पहले हेलीकॉप्टर खरीद कर ला रहा है। हेलीकॉप्टर! यह सुनकर दिनेश अफारे का मतलब तुरंत से समझ जाता है। यह हेलीकॉप्टर क्या होता है? ये मूर्ख हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर कह रही है। हेलीकॉप्टर छोटा हवाई जहाज होता है। यह सुनकर आशा फिर से दिनेश पर ताने मारते हुए कहती है, वह अमीर बाप की औलाद है बहन, उसका बाप तो उसे असली वाला हेलीकॉप्टर दिलाने की हिम्मत रखता है, और एक ये बाप है जो बच्चे के लिए लकड़ी का हेलीकॉप्टर भी बनाने का दम नहीं रखता। ऐसा मत बोलो आशा, मैं चाहूँ तो लकड़ी का पूरा एरोप्लेन भी बना सकता हूँ। तो फिर बनाओ ना, मुहूर्त के लिए पंडित बैठाने पड़ेंगे क्या? यह कहकर जैसे ही आशा चुप होती है, बसंती बोलने लगती है, मैं तो कहती हूँ कि जरूर बनाओ। उस घमंडी का घमंड चूर करने के लिए गरीबों के पास भी एक हेलीकॉप्टर तो होना ही चाहिए, भले लकड़ी का ही क्यों ना हो। फिर जमींदार का बेटा गांव में असली हेलीकॉप्टर ले आता है और जमींदार गांव वालों को अपने घर बुलाकर समझाता है, तुम सब आज से सड़क पर बाजार लगाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे सड़क खाली चाहिए। मेरा बेटा हेलीकॉप्टर खरीद कर लाया है और उसे उड़ाने के लिए सड़क तो चाहिए ना। हेलीकॉप्टर ही लाया है ना, कोई एरोप्लेन तो नहीं लाया है जिसे उड़ाने के लिए सड़क चाहिए। तू चुप कर बे गरीब, तेरी हेलीकॉप्टर खरीदने की औकात नहीं और बात करता है एरोप्लेन की। जमींदार के घमंडी बेटे का यह बोल सुनकर दिनेश कहता है, अगर तुझे इतना घमंड है तो मैं लकड़ी का एरोप्लेन बनाकर तेरे इसी हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा दूंगा, फिर तो तू मान जाएगा ना। अगर तू लकड़ी का एरोप्लेन बनाकर उसे हमारे हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा देगा तो मैं अपनी हवेली और खेत तेरे नाम करके गांव छोड़ दूंगा। और अगर मैं ये न कर सका तो मैं भी अपना सब कुछ तुम लोगों को देकर गांव छोड़ दूंगा, ठीक है? दिनेश की इस बात से तरुण खुश न हुआ और बोला, तुम्हें अकेले नहीं बल्कि सारे गरीबों को गांव छोड़कर जाना होगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। क्यों भाई गांव वालों, मंजूर है तुम्हें? दिनेश पहुंचा हुआ खिलाड़ी था और ऊपर से गांव वाले जमींदार के घमंडी बेटे के घमंड से भी तंग आ गए थे, इसलिए सब ने बिना विचार किए ही हामी भर दी। हाँ, हम सबको आपकी शर्त मंजूर है। उस दिन के बाद दिनेश दिन रात लकड़ी का एरोप्लेन बनाने में लग जाता है और जमींदार मन ही मन यह सोचकर खुश होता रहता है कि अब तो गांव के सब गरीब किसानों के घर और खेत उसके हो जाएंगे, क्योंकि दिनेश का लकड़ी का एरोप्लेन उसके असली हेलीकॉप्टर के सामने एक खिलौना ही साबित होगा। क्या बे दिनेश, तो कुछ कर भी सकेगा या अपने साथ साथ हमें भी डुबोएगा? तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा एरोप्लेन बनाऊंगा जिसमें गांव के सभी गरीब बैठकर आसमान में उड़ते दिखाई देंगे। देख लेना, कहीं हम आसमान में उड़ने के बजाय गांव छोड़ने के लिए सड़क पर धूल उड़ाते ना नजर आए। इस तरह 1 महीना बीत जाता है और दिनेश कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जमा करके लकड़ी का एक बहुत बड़ा एरोप्लेन बना लेता है। ये पूरा एरोप्लेन कार के पहियों पर खड़ा था। इस एरोप्लेन को देखकर जमींदार और उसका बेटा दोनों हंसने लगते हैं। अरे ये एरोप्लेन बनाया है या लकड़ी की बास? आसमान में उड़ना तो दूर, इसका तो सड़क पर चलना भी मुश्किल है। उनकी ये बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और दिनेश की तरफ
संदेह से देखने लगते हैं। अरे भाइयों, उनकी बातों को भूलकर एरोप्लेन में लगी लकड़ी की सीटों पर बैठ जाइए। आपके बैठते ही ये अपने आप चलने लगेगा और फिर आसमान में उड़ जाएगा। उसकी बात सुनकर गांव वाले मन मारकर एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और फिर जमींदार और उसका बेटा भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही मिनटों में जमींदार का हेलीकॉप्टर तो आसमान के चक्कर काटने लगता है, मगर दिनेश का एरोप्लेन चींटी की चाल से सड़क पर ही चलता रह जाता है। अरे उड़ना तो दूर, ये तो ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा है। अरे मरवा दिया, अब तो खाली हाथ गांव छोड़ना पड़ेगा। चुप करके बैठो, एरोप्लेन तेजी से दौड़ते हुए आसमान में उड़ने वाला है। दिनेश का यह कहना था कि लकड़ी के एरोप्लेन में न जाने कहां से जान आ गई। वह सचमुच ही दौड़ते हुए आसमान में उड़ने लगा और जमींदार के हेलीकॉप्टर की बगल में से होते हुए उससे आगे निकल गया। इस तरह जमींदार की हार हुई और उसके घमंडी बेटे का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वे दोनों बाप बेटा अपनी हवेली और खेत दिनेश को देकर शहर चले गए। फिर दिनेश ने हवेली अपने पास रख ली और खेत सब गांव वालों में बांट दिए। इस तरह सब गांव वाले दिनेश की बुद्धिमत्ता को मान गए। ये कहानी है माधव नगर के राघव की। राघव ठंडियों में चादर बेचने का काम किया करता था। राघव की चादर ठंडियों में ही बिका करते और बाकी के महीने राघव को व्यापार में घाटा हुआ करता था। जब जब गर्मियों का मौसम आता है, हमेशा मुझे ऐसी ही तकलीफें होती हैं। ना कोई चादर बिकती है, ना कोई सामान। तो पिताजी, आपको बेचने ही क्यों है? मेरे साथ घर पर वक्त गुजारा कीजिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ घर में वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा बेटा? राघव सोचते हुए अपने घर से गांव की तरफ चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि हे भगवान, इतनी गर्मी है। गर्मी का महीना आने को अभी 15 दिन और है। उससे पहले ही इतनी गर्मी, पता नहीं आगे क्या होगा। तभी एक महिला वहाँ पर मटका लेकर आती है और कहती है, अब क्या बताऊं राघव भैया, पूरे गांव में पानी भी नहीं है और हमें पास के गांव ने भी पानी देने से मना कर दिया है। गर्मी बढ़ते ही जा रही है, खेत सारे बंजर पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्यास से अपने प्राण ही त्याग दे। सच कहा राघव भैया आपने, कुछ ना कुछ तो गांव की सुरक्षा के लिए सोचना ही होगा। और तो और हमारे गांव के पशु भी पानी के बिना प्यासे रह रहे हैं। मेरे घर पर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, मैं उन पशुओं को पिला देता हूँ, उससे कम से कम उनकी दुआएं तो लगेंगी। राघव घर जाकर अपने घर से एक बाल्टी पानी लेकर गांव के कुछ प्यासे पशुओं को पिलाता है, जिसे देख राघव की बेटी रम्या उससे कहती है, काश पिताजी, हमारे गांव में भी पानी होता। पानी नहीं, काश हमारे गांव में बर्फ होता। मैं तो बर्फ से ही सारा काम करती। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है, ये मुमकिन नहीं है बेटा। पिताजी, एक बार आपने ही कहा था कि अगर कुछ ठान लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। रम्या की बात सुनकर राघव अपने गांव से बाहर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि उस गांव का सरपंच पानी बेच रहा है। आओ आओ, ले लो, ठंडा ठंडा पानी खरीद लो। इस बेहाल गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ। आ जाओ आ जाओ। अरे सरपंच साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पानी कहाँ से आ रहा है? तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? अब मुझे भी 2 ठंडे बोतल पानी दे दीजिए, मेरी बच्ची इस चीज से बड़ी खुश होगी। राघव सरपंच के यहाँ से पानी लेकर अपने घर जाता है और सब बड़े चाव से पानी पीते हैं। तब उनके घर उनके गांव की महिला आकर कहती है, क्या बात है, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। देख लो क्या जमाना आ गया है, घर में शरबत पिया करते थे, अब पानी पी रहे हैं। इतनी गर्मी के हाहाकार में भी पता नहीं सरपंच जी कहाँ से ठंडे पानी बेच रहे हैं। उन्हें पानी बेचते देख मेरा तो जी ही घबरा रहा है। ये बात मेरे भी मन में आई, लेकिन वो भलाई का काम कर रहे हैं ना। अगर भलाई का काम है तो रुपये क्यों ले रहे हैं? वो कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और आज तो मैं भी उनके पास नौकरी मांगने जा रहा हूँ, घर में कुछ तो आना जाएगा। राघव सरपंच के पास नौकरी मांगने चला जाता है।
उस वक्त सरपंच और उसकी पत्नी घर के आंगन में खड़े होकर बातें कर रहे थे। सुन रही हो ना भाग्यवान, कुछ दिन और गांव वालों को लूटकर हम माला माल हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस बकरी के श्राप की वजह से हमें इतना मुनाफा हो रहा है। जब तक उस बकरी को तुम उस बर्फ की खदान में रखोगी, तब तक हमें ऐसे ही बर्फ मिलता रहेगा। घर के पास खड़ा राघव सारी बातें सुनकर दंग रह गया। मैंने सरपंच जी को भगवान का रूप समझा था, लेकिन ये तो पूरे के पूरे दानव निकले। मुझे ये सारा माजरा समझना पड़ेगा। आखिर ये बर्फ की खदान है क्या? अगले दिन की सुबह होते ही राघव सरपंच जी का पीछा करने लगा और देखा कि सरपंच एक जंगल से होता हुआ एक बड़ी सी गुफा की तरफ जा रहा है, जहाँ से बकरी के मिमियाने की आवाज आ रही है। ये बकरी की आवाज कैसी? कहीं ये वही बकरी तो नहीं जिसके बारे में सरपंच और सरपंचाइन बात कर रहे थे? सरपंच बर्फ की खदान में जा चुका था। राघव भी उनका पीछा करते हुए अंदर चला गया और वहाँ जाकर देखा तो बकरी ठंड की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी। तुम चाहे जितनी भी मिमिया लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। तुम अंदर हो, इसी वजह से बाहर हम मजे मार रहे हैं। ये क्या हाल कर रखा है आपने सरपंच जी? मैं आपकी सारी बातें जान गया। उस बकरी को छोड़ दीजिए, वरना मैं पूरे गांव को ये सारी बात बता दूंगा। रुक जाओ राघव, ऐसा मत करना। पहले मेरी बात तो सुन लो, तब तुम्हें जो करना होगा वो करना। तब जाकर सरपंच ने सारी बातें बताई। मैं और मेरी पत्नी एक बार जंगल में जा रहे थे, तब एक साधु बाबा इस बकरी को लेकर खड़े थे। बालक, मेरी बकरी प्यास से जूझ रही है, क्या तुम इसे पानी पिलाओगे? जी, ये लीजिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा है। बालक, तुम्हारे पास जितना है उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने उन्हें पानी पिलाया, उस साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगा, इस जंगल के पास वाली गुफा बर्फ की हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी इस बकरी को पालना होगा, और अगर तुम इस बकरी को बाहर लेकर आए तो बर्फ की खदान मिट्टी की हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी पर धर्म संकट आ जाएगा। इस बकरी की देखभाल तुम्हें तब तक करनी है जब तक मैं हिमालय से जड़ी बूटियां लेकर वापस नहीं आ जाता। इतना कहकर वो साधु बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। सरपंच की बात सुनकर राघव भी सहम गया और सरपंच से कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बकरी की जान हमें बचानी होगी। ज्यादा दिन बर्फ में रहने से भी तो उसकी मौत हो सकती है। इसे बाहर ले चलिए। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में आ जाएगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, मुझे इसे ले जाने दो। राघव सरपंच को धक्का देकर उस बकरी को बाहर लेकर चला गया। जैसे ही राघव बाहर गया, पूरी बर्फ की खदान मिट्टी की हो गई। ठंड के कारण बकरी कांप रही थी। राघव ने उसे धूप में खड़ा किया ताकि उसे थोड़ी गर्मी लगे, और जैसे ही बकरी को गर्म हवा लगी, बकरी खुद से कहने लगी, राघव, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं एक मायावी बकरी हूँ, तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ। तुम बोल कैसे रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं लोगों को देखकर उनका नाम और काम पता लगा लेती हूँ। मेरा वरदान ये है कि तुम्हारी सारी चादरें अब बर्फ की हो जाएंगी। जहाँ मैं खड़ी हूँ, उस जगह की मिट्टी को ले जाकर अपने चादरों में डाल दो, वो सब बर्फ की हो जाएंगी और मुझे यहीं जंगल में छोड़कर चले जाओ। और सरपंच, अब तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। क्या सच? तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। मैं उन बर्फ की चादरों से लोगों की भलाई करूंगा। पूरे गर्मी में सबको चादर बांटूंगा। राघव उस बकरी की कदमों की मिट्टी को ले जाकर अपने घर की चादरों पर डालने लगा। देखते ही देखते सारी चादर बर्फ की बन गई। मैं ये सारी चादर सबको बांट दूंगा। अब से इस कड़ाके की गर्मी में कोई प्यास से नहीं जूझेगा। लगता है आपने
आपने अपनी मन की ठानी हुई बात पूरी कर ही ली। इतनी सारी बर्फ की चादरें आपने बनाई कैसे? ये एक मायावी चादर है जो हमेशा बर्फ की रहेगी। हुर्रे! अब मैं इस बर्फ की चादर को लपेट कर खेलूंगी। राघव ने बर्फ की चादर पूरे गांव में बांटी। पूरे गांव से गर्मी का कहर खत्म हो गया और राघव और सरपंच खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू अनाथ था। वो गांव वालों की भैंस, गाय, बकरियां चराता था। बदले में गांव वाले बबलू को तीज त्योहार पर घर बुलाकर खाने को मिठाई वगैरह दे दिया करते थे। बबलू मिठाई खाकर खुश रहता और जानवरों को चलाते हुए जंगल में बैठा बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन गांव में वसंत पंचमी का उत्सव था। उस दिन बबलू को ढेर सारी मिठाइयां मिली। जब बबलू जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी बबलू के पास आया। बेटा, 3-4 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मिठाई मुझे भी दे दो। बबलू ने अपनी आधी मिठाई उस बूढ़े आदमी को दे दी। जैसे ही आदमी हाथ में मिठाई लेता है, वो एक वन देवता में बदल जाता है। तुम बहुत दयालु हो बबलू। तुमने बिना सोचे समझे अपनी आधी मिठाई मुझे दे दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 4 चीजें देता हूँ जो मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएंगी। वन देवता बबलू को 3 टोकरियां देते हैं। पहली टोकरी में आंधी और तूफान है, दूसरी टोकरी में बारिश और ओले हैं, तीसरी टोकरी में आग है। ऐसा कहकर वन देवता गायब हो जाते हैं। वन देवता ने तो कहा था कि वो मुझे 4 चीजें देंगे। चलो कोई बात नहीं, 3 चीजें ही काफी हैं। बबलू अपने पास बची पूरी मिठाई नहीं खा पाता है और मिठाई को जमीन में गाड़ कर चला जाता है। जब बबलू अगले दिन उस जगह पर आता है तो वह देखता है कि जहां उसने मिठाइयां गाड़ी थी वहां एक मिठाई का पेड़ उगाया है जिस पर ढेर सारी मिठाइयां लगी हुई हैं। लगता है ये वन देवता का चौथा इनाम है। बबलू पेड़ पर चढ़ जाता है और मिठाई खाने लगता है। उसी समय जंगल से एक बूढ़ी राक्षसी गुजर रही थी। उसने बबलू को देख लिया। अरे, आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला है। इसकी तो मैं मसालेदार सब्जी बनाकर खाऊंगी, लेकिन पहले इसे पेड़ से नीचे उतारना होगा। बूढ़ी राक्षसी एक सुंदर औरत का रूप धारण करके मिठाई के पेड़ के पास जाती है और बबलू से कहती है, अरे बबलू बेटा, पेड़ पर इतनी मिठाई लगी हुई है, अगर तू थोड़ी मिठाई तोड़कर मुझे भी दे देता तो मैं भी खा लेती। मैं मिठाई नीचे फेंक देता हूँ, तुम खा लेना। अरे बेटा, अगर तू मिठाई तोड़कर नीचे फेंकेगा तो मिठाई गंदी हो जाएगी। तो तुम अपना आंचल फैला लो, मैं उसमें फेंक देता हूँ। बेटा, मेरा आंचल गंदा हो जाएगा, उसमें से महक आने लगेगी, तो थोड़ी मिठाई मुझे नीचे उतर कर दे दे। बबलू बूढ़ी राक्षसी के छल कपट को नहीं समझ पाता। जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरता है, बूढ़ी राक्षसी अपने असली रूप में आ जाती है और बबलू को एक बोरे में बंद कर लेती है। वो बबलू को बोरे में बंद करके अपने घर ले जाती है। सुन चंदा, इस बोरी में मैं शिकार पकड़ कर लाई हूँ। इसको पहले बांध दे, फिर इसका सिर काट दे और इसकी सब्जी बना लेना, खूब मसाले डालकर। मैं अभी नहा कर आती हूँ। बूढ़ी राक्षसी नहाने चली जाती है। लड़की जब बोरा खोलती है तो वो देखती है कि उसमें बबलू नाम का एक सुंदर लड़का है। लड़की को बबलू के ऊपर दया आ जाती है। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है।
ये राक्षसी मेरी कोई नहीं है। कई साल पहले ये गांव से मेरी माँ को पकड़ कर लाई थी। मैं उस समय अपनी माँ के पेट में थी, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। राक्षसी मेरी माँ को खा गई और इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। ये मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है। बबलू और चंदा मिलकर राक्षसी के घर से भाग जाते हैं। जब राक्षसी नहाकर लौटती है तो देखती है कि चंदा और वो लड़का दोनों गायब हैं। लगता है दोनों मिलकर भाग गए। राक्षसी उनके पीछे पीछे जाती। चंदा पीछे मुड़कर देखती है। राक्षसी तो हमारे पीछे आ रही है, अब क्या करें? तभी बबलू को वन देवता की दी गई 3 टोकरियां ध्यान आती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस राक्षसी को भगाता हूँ। बबलू सबसे पहले आंधी और तूफान की टोकरी खोलता है, लेकिन तेज आंधी और तूफान के बीच भी राक्षसी हार नहीं मानती। वो उन दोनों का पीछा करती रहती है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर बबलू बरसात और ओले की टोकरी खोलता है। राक्षसी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ती। बबलू और चंदा भागते भागते गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, क्यों भाग रहे हो? बूढ़ी राक्षसी हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रही है। अरे हम सब भी राक्षसी के आतंक से बहुत परेशान हैं। चंदा अब मजबूरी में हमें इस राक्षसी को मारना ही पड़ेगा। गांव वाले भी इससे परेशान हैं और अगर हम इसे नहीं मारते हैं तो ये हमें मार डालेगी। फिर बबलू अंत में आग की टोकरी खोल देता है। बूढ़ी राक्षसी जलकर मर जाती है। तभी गांव के मुखिया भी वहां पहुंचते हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गांव वालों को बूढ़ी राक्षसी से मुक्त करा दिया। वो अक्सर हमारे जानवर खा जाया करती थी। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक घर दे रहा हूँ। गांव वाले बबलू और चंदा की शादी करा देते हैं। फिर बबलू और चंदा घर बसाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुल्तानपुर के गांव में दिलशेर और शमशेर 2 भाई रहा करते थे। इनके पिता जमींदार थे, इसलिए दोनों के पास करोड़ों की संपत्ति थी। यही संपत्ति दोनों भाइयों के बीच झगड़े की वजह बन जाती है। दिलशेर की पत्नी स्वभाव में तेज तर्रार है। दिलशेर हमेशा अपनी पत्नी का कहना मानकर उसे खुश रखने की कोशिश करता है। दिलशेर के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा 7 साल और एक बेटी 5 साल है। दिलशेर का छोटा भाई शमशेर स्वभाव से सीधा और भाई का आज्ञाकारी है। शमशेर की अभी शादी नहीं हुई है। इसी का फायदा उठाकर दिलशेर की पत्नी शमशेर को रास्ते से हटाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। दिलशेर और पत्नी के बीच षड्यंत्र की रूपरेखा बन चुकी है। इसलिए शमशेर गांव के बाहर एक जादूगर से मिलने जाता है। दिलशेर जादूगर की कुटिया में आया है। यहाँ जादू करने का सामान जैसे खोपड़ी, काला कपड़ा रखा है और आग जल रही है। सामरी खुश हुआ, तुम अपने भाई को रास्ते से हटाने आए हो। जादूगर सामरी, तुम तो सब जानते हो। हाँ, मैं सब जानता हूँ। तुम अपने भाई को मारकर उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते हो। सामरी, वो मेरा सौतेला भाई है, इसलिए मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? मेरे भाई शमशेर को इस काम के लिए मुझे क्या मिलेगा? मुंह मांगी कीमत। ठीक है, ये जादुई राख धोखे से तुम अपने भाई को खिला देना, वो आदमी से बकरा बन जाएगा। क्या कह रहे हो? क्या वो सच में बकरा बन जाएगा? हाँ, और वो बकरा 40 दिन में अपनी मौत मर जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, 40 दिन तक तुम्हें बकरे को अपने पास ही रखना होगा, उसकी सेवा करनी होगी, उसे घास खिलाने के लिए गांव से दूर जंगल ले जाना होगा। ये काम तो मुझे 40 दिन तक करना होगा ना? हाँ, तभी तुम अपने मकसद में सफल हो पाओगे।
ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इसका इनाम तुम्हें मिल जाएगा। दिलशेर अपने भाई शमशेर को जादुई राख खिलाकर उसे बकरा बना देता है। शमशेर, जो अब बकरा बन गया है, वो अपने भाई के इस अत्याचार को चुपचाप सह लेता है, कोई शिकायत नहीं करता। शमशेर बकरा जरूर बन गया है, लेकिन वो अपने भाई से इंसानों की जुबान में बात कर सकता है। दिलशेर की पत्नी शमशेर को बकरे के रूप में देखकर खुश होती है। दिलशेर बकरे को चारा खिलाने के लिए गांव से बाहर लेकर जाता है। शमशेर, चलो जल्दी से चारा खाकर अपना पेट भर लो। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरी संपत्ति मांग लेते, मैं कभी इनकार नहीं करता। ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घास खा और अपना पेट भर। क्या मुझे जिंदगी भर ऐसे ही बकरा बनकर जीना होगा? नहीं, तुम्हारी कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। अम्मी, शमशेर चाचा कहाँ हैं? कल से दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारे चाचा काम करने दूसरे गांव गए हैं, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। ये अपने घर में बकरा कहाँ से आया है? चुप रहो, बेकार की बात नहीं करते। शमशेर कहाँ है, ये प्रश्न पहेली बन गया है। हम उसके पड़ोसी हैं, हमें हर बात की खबर रहती है। लगता है उसे संपत्ति के लालच में कहीं गायब कर दिया है। कुछ दिनों से दिलशेर के घर में एक बकरा आ गया है। भाई का गायब होना और बकरे का आना, इसमें कोई रहस्य जरूर है। अरे भाग्यवान, जैसे पानी में लकड़ी नहीं डूबती, वैसे ही सच बात भी कभी नहीं छुपती। आप सही कह रहे हैं, आज नहीं तो कल शमशेर की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। दूसरों की चिंता में हम अपनी नींद क्यों उड़ाएं? चलो, हमें तो सोना है। जादूगर की शर्त के अनुसार दिलशेर बकरे को रोज चारा खिलाने जंगल ले जाता है। ऐसा करते हुए आज उसे 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आज दिलशेर का बेटा जंगल घूमने की जिद करके साथ आ गया। बकरा जंगल में घूमने जाता है और साथ में उसका बेटा भी है। बकरा जंगल में घास चरता है, वहीं एक नदी भी है। दिलशेर बैठा है, उसका बेटा खेलते हुए कब नदी में चला जाता है, दिलशेर को पता ही नहीं चलता। बेटा पानी में डूबते हुए चिल्लाता है। दिलशेर बेटे को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता, इसलिए किनारे पर खड़े होकर ही बेटे को पुकारता है। बकरा यानी शमशेर डूबते हुए दिलशेर के बेटे को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और उसे बचाकर नदी के किनारे ले आता है। दिलशेर अपने बेटे से मिलकर रोता है और बकरे की तरफ देखता है। दिलशेर बकरे को भी गले लगाकर रोता है और अपने बेटे के साथ वापस आने लगता है। दिलशेर बकरा और बेटे के साथ घने जंगल से वापस आता है। जंगल के रास्ते में उसे दहाड़ता हुआ शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर दिलशेर के पसीने छूट जाते हैं। शेर, पापा आप हमें बचाइए, अब हम क्या करेंगे पापा? डरो नहीं बेटा, मैं हूं ना, तुम डरो मत। मेरा शिकार बकरा, इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। देखो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सिर्फ बकरा खाकर अपना पेट भर लूंगा। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। शेर जी, आप दूसरा शिकार ढूंढ लीजिए। शेर जी, नहीं, मैं यही बकरा खाऊंगा। शेर जी, आप मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए, लेकिन मेरे भाई और मेरे बच्चों को जाने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें खाकर शांत हो जाऊंगा। नहीं शेर जी, नहीं, इसे मत खाना, इसके बदले मुझे खा लो। मुझे अपनी भूख मिटानी है, जल्दी करो। शेर जी, आप मेरा शिकार करो। नहीं, मेरा शिकार करो, इस बकरे को छोड़ दो। शेर, आप मेरा शिकार करो। तुम दोनों आपस में तय कर लो किसे मरना है, मेरा समय खराब मत करो। शेर हमेशा बकरे को ही खाता है। नहीं, शेर आदमी को भी खाता है। तुम बकरे को बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हो। हाँ शेर जी, क्योंकि ये बकरा नहीं, मेरा छोटा भाई है शमशेर। क्या ये बकरा शमशेर चाचा है? ये बकरा तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? इसके पीछे मेरे लालच और स्वार्थ की कहानी है। मेरे कहने से एक जादूगर ने मेरे भाई को बकरा बना दिया। हाँ,
दौलत के लालच में तुमने ऐसा किया। हाँ हाँ, दौलत की लालच में मैं अंधा हो गया था। तो फिर इस बकरे के लिए अब ममता क्यों जाग रही है? क्योंकि इसने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी। तभी शेर अचानक जादूगर बन जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जादूगर सामरी, तुम यहाँ कैसे आ गए? हा हा हा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम इस परीक्षा में पास हो गए। तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया है। हाँ जादूगर, मेरे अंदर माया की लालच, भाई से दुश्मनी, ये सब खत्म हो गई है। तुम मेरे भाई को वापस कर दो। लेकिन तुम्हारी लालची पत्नी, उसको मैं समझा दूंगा। कृपया करके इसे बकरे से आदमी बना दो। कहकर हाथ जोड़ता है और भावुक होता है। हाँ जादूगर अंकल, मेरे चाचा को वापस कर दो। ठीक है, मैं इस बकरे को वापस आदमी बना देता हूँ। कहकर जादूगर कोई मंत्र पढ़ता है और अपना हाथ बकरे के ऊपर घुमाता है। उसके हाथ से लाइट निकलती है और बकरा वापस आदमी यानी शमशेर बन जाता है। दिलशेर और बेटा खुश होते हैं। दिलशेर शमशेर को गले लगाकर रोता है। भाई मुझे माफ कर दो। भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। चाचा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। अपने घर जाओ और ऐसे ही प्यार मोहब्बत से जिंदगी भर साथ रहना। शुक्रिया जादूगर। दिलशेर, शमशेर और बेटा जंगल से घर की तरफ जाते हैं। जादूगर खुश होकर हंसता है।